इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और हम अपने कार्यक्रम युद्ध के साथ यहां हाजिर हैं क्योंकि इस वक्त दुनिया में ईरान और इजराइल के युद्ध का 9वां दिन शुरू हो चुका है। सवाल हर एक के मन में यही है कि भाई ये युद्ध जो है कहीं रुकता हुआ दिख रहा है या फिर और बड़े बड़े दिग्गज इस युद्ध में कूदने वाले हैं। किसका पलड़ा भारी चल रहा है? इजराइल के अटैक से ईरान में अब तक 450 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल में भी कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आज इजराइल ने ईरान में बड़ा ऑपरेशन किया है। आईडीएफ ने ईरान की एलीट फोर्स आईआरजीसी के 2 बड़े कमांडर को मार गिराया है। इजराइल ने कोम इलाके में आईआरजीसी के कुर्द फिलिस्तीनी इलाके के चीफ सईद इजादी को मार गिराया है, तो वहीं वेस्ट ईरान में इजराइल ने आईआरजीसी के एक और बड़े कमांडर को मार गिराया है। दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल के बेत शियान में एक बड़ा ड्रोन हमला किया है। ईरानी ड्रोन अटैक से बेत शियान में तबाही मची है। तस्वीरें भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखेंगी। अब सवाल यही है सबके मन में कि आखिर ये लड़ाई किस ओर जा रही है? ये लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है? एक तरफ इजराइल के पास मिसाइलों की कमी पड़ने लगी है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने सारे फ्रंट लाइन जनरल्स को गंवा चुका है। यानी जनरल के बिना क्या ईरान ये युद्ध आगे लड़ पाएगा? खेमनेई का पूरा क्लोज सर्कल खत्म हो चुका है, तो अकेले खेमनेई कब तक खड़े रहेंगे? ऐसे में हथियार होते हुए भी उसकी चुनौतियां काफी बढ़ गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लिए नोबेल तो मांग रहे हैं, लेकिन 2 हफ्ते की मोहलत भी इस जंग में कूदने के लिए उन्होंने मांग ली। इस वॉर का फ्यूचर क्या होगा, बहुत हद तक अमेरिका के रुख पर ही निर्भर करेगा, लेकिन फाइनल फैसला लेने के लिए अभी वक्त बचा हुआ है, क्योंकि ट्रंप का फोकस युद्ध से ज्यादा नोबेल पुरस्कार पर आ चुका है। इसलिए वो चाहेंगे कि युद्ध विराम हो जाए। पहले लंच के बाद आसिम मुनीर से मांग रखवाई, फिर शहबाज शरीफ के जरिए अपने लिए नोबेल पुरस्कार की ऑफिशियल रिकमेंडेशन कराई। अगर बात फिर भी बनती नहीं दिख रही है, तो ऐसे में सवाल यह है कि ईरान इजराइल का ये वॉर किस ओर जाएगा? क्या ट्रंप वाकई में सीजफायर जैसा कुछ कराने में कामयाब होंगे? अगर ये लंबा खिंचा तो कौन बचेगा, कौन निपटेगा, किसका पल्ला भारी? ये तमाम सवाल आज हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्वागत करें उन सबका, और बेहतरीन ऑडियंस है जिनके सवालों से भी दो चार ये होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल संजय मिस्टन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रोफेसर नदीम अहमद मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार हमारे साथ हैं, और डॉक्टर प्रोफेसर ए के महापात्रा हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सभी के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन सर जनरल रॉय से शुरुआत करते हैं। सर, सवाल सबसे पहले सभी के जहन में यही है, युद्ध रुकता हुआ दिख रहा है या बढ़ता हुआ दिख रहा है? इसके ऊपर इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि रुकता हुआ तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि इसमें और कौन कौन से प्लेयर कूदते हैं। और अभी तक की जो इंडिकेशंस हैं उससे ऐसा लगता है कि बहुत लोग इसमें कूदने वाले हैं नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, और ये हम तब से देखते आए हैं जब इजराइल ने गाज़ा पे हमला किया था, वेस्ट बैंक पे हमला किया था, तब से लेके अब तक इजराइल की जो एक तरह से दोस्ती या इस जो लोगों का विचार है इजराइल की तरफ से थोड़ा थोड़ा हटता दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें कि कितने देश इस समय किसके साथ खड़े हैं, तो ज़्यादातर देश जो हैं इजराइल के दूसरी तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और उसका मुख्य कारण एक ही है सिर्फ, वो ये कि अब तक तकरीबन 60,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जहाँ तक ये हमास, हिजबुल्लाह और गाज़ा की लड़ाई में, गाज़ा और वेस्ट बैंक मिला के। और यहाँ पे जो आप फिगर्स कोट कर रहे हैं, इन फिगर्स का कोई खास मतलब इसलिए नहीं है कि इजराइल और ईरान के बीच में 10 गुना का फ़र्क है। पॉपुलेशन कहाँ 90 लाख, कहाँ वो 99 जी, और एरिया भी वैसे ही है इनका एरिया, और कहाँ वो 10 गुना से अधिक एरिया। तो ये फिगर जो हैं कुछ इंडिकेट नहीं करती। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी की लड़ाई, इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, यानी कि 2 देशों के बीच में 2000 किलोमीटर की तो दूरी है, और पूरी लड़ाई जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। अब टेक्नोलॉजी की लड़ाई में आप एक बात समझ लें, एक दूसरे देश का नुकसान तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, किसी चीज़ के ऊपर आप अपनी विल लगा सकते हैं या विल फोर्स कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। किसी देश को मजबूर नहीं कर पाएंगे आपकी, आप ऐसे करो या वैसे करो, क्योंकि दोनों देशों में नुकसान भुगतने की कितनी क्षमता है यहाँ भी आपको दिखना शुरू हो गया है कि ईरान के अंदर नुकसान भुगतने की ज़्यादा क्षमता है इजराइल की बनिस्बत। जी, देश छोटा है, सब चीज़ें कम हैं, तो उसमें 2 नुकसान भी हो जाएगा तो हालत बिगड़ जाते हैं। ये इसके चलते हुए इस बात को आपको ऐसे देखना है
तब पता चलेगा आपको कि ये रुकने की कगार पे है या और लंबा बढ़ने की कगार पे है। और एक फैक्टर जो आपने कहा कि कितने लोग इस युद्ध में कूदेंगे उस पर निर्भर करने वाला है, कौन कौन से मुल्क कहां खड़े हैं, उनका स्टैंड। और ट्रंप जिनका स्टैंड अगले सेंटेंस में क्या होगा, अगले सेकंड में क्या होगा, यही नहीं पता होता, वो फिलहाल इस युद्ध को मिस्टर सर बढ़ाते हुए दिख रहे हैं कि फिलहाल नोबल ज्यादा प्यारा हो गया है और इजराइल को धोखा दे देंगे, कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद नहीं पता है कि जो बोल रहे हैं उसको वो क्या अमल कर रहे हैं, और उनकी आदत है वो काफ़ी बोलने की। सवाल ये उठता है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रोल रहेगा इस युद्ध में। ये युद्ध शुरू कब हुआ है? ये युद्ध शुरू हुआ है 7 अक्टूबर 2003 में, जब गाजा से इजराइल के ऊपर हमला किया गया था, जहां पर 1200 लोग मारे गए थे और तकरीबन 200 से 300 लोग कैदी वो ले गए थे वहाँ पकड़ के, होस्टेजेस, जो आज भी हैं कुछ होस्टेजेस। सवाल उठता है, ये बड़ा अच्छा सवाल ये है कि ये लड़ाई 7 अक्टूबर से जब से शुरू हुई है, कौन लड़ा अकेले? इजराइल। किससे उसने किस उसको फेस किया है? ये आवाज़ आ रही है। किस को उसने फेस किया है? हमास, आज उसको काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। हिजबुल्ला, इतना वो स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर हिजबुल्ला की 40,000 फोर्स थी, उनके कितने पेजर अटैक और क्या क्या किया, फिर वो नसरुल्लाह को मारा गया, तो उनको भी उन्होंने ओवरकम किया। फिर हुतीस, सीरिया में आप देखिए सबसे बड़ी चीज़ हुई है इसी युद्ध की वजह से, और जो भी अभी वर्ल्ड में चल रहा था, रिजीम चेंज हो गई। 56 ईयर्स के बाद प्रेसिडेंट असाद को वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा, सत्ता पलटा भी हो गया, जहाँ ये बात भी हो रही है। इराक में भी काफ़ी कुछ हो गया है। तो कहने का मतलब है, इजराइल का इस इलाके में एक जो सर्वाइवल है वो बड़ा मुश्किल है, इतने देशों से घुरा हुआ है। और ये कौन देश हैं? ये सारे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो रिंग ऑफ फायर इनके खिलाफ बना रखी थी। तो भी इजराइल अभी तक ये लड़ाई में रुका नहीं है और उसको काफ़ी हद तक, मैं बोल रहा हूँ, सक्सेस मिला है। अब आ जाते हैं ईरान के खिलाफ। आज 9वां दिन चल रहा है जी। ये युद्ध कहाँ तक जाएगा? इजराइल ने जो अभी किया है, अभी तक अपने बलबूते पे कर रहा है। अमेरिका का सपोर्ट जरूर है हथियार वगैरह के तौर पे, लेकिन जो भी सपोर्ट मिल रहा है, इससे साफ जाहिर है कि ये इजराइल की जो एक इच्छा शक्ति है, देश की विल पावर, देश की यूनिटी। आप देखिए आज वहाँ जितने भी सिविलियंस हैं, उन सब के लिए बॉम्ब शेल्टर्स बने हुए हैं, कैजुअलिटीज उनकी कम हो रही है। लेकिन आज हर इजरायली के अंदर एक ही जज्बा है, जो फाउंटेन हेड है ये सारे टेररिज्म का, ये सारी प्रॉब्लम का, वो है कौन? ईरान। इनका खात्मा करना है। और खात्मा क्या करना है? खात्मा सिर्फ एक ही है, जो इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, खासकर जो फोर्डो और नतांज वगैरह, इनको बर्बाद करना। लेकिन उनको बर्बाद करने के लिए सर अमेरिका के बम, अमेरिका के हथियार और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो वो अमेरिका में ऐसा लग रहा है कि उसने पहले तो खूब कहा कि खैमने को खत्म करेंगे, ये करेंगे, ऑल आउट जाएंगे। अचानक से आप बीच युद्ध में, जब इजराइल नुकसान झेल रहा है, आप कहते हैं 2 हफ्ते का टाइम चाहिए जी। 2 हफ्ते में तो इजराइल को कितना कुछ डैमेज हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बोला। इसीलिए मैंने बोला है 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है, कितने महीने, कितने साल हो गए हैं, तो भी क्या इजराइल ने गिव अप किया? अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल भी नहीं होगा, इजराइल के पास क्षमता है, उसकी इंटेलिजेंस, मोसाद, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस, उसकी देश की जो एक लीडरशिप है, जो एक एकता है, आज वो अकेले खड़ा है देखा जाए, और वो इस युद्ध को लड़ा है, टक्कर से लड़ा है। तो अगर अमेरिका का सपोर्ट नहीं भी हुआ, अमेरिका मिलिट्री एड तो देता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और कई वेस्ट के देश भी देंगे, लेकिन उसके अंदर काबिलियत है लड़ने की। और आज भी जितनी मिसाइल्स आ रही हैं इनके ऊपर, जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले हैं, पूरा देश एकजुट के खड़ा। आपने देखा है कि वहाँ के लोग जैसे ही सायरन बजता है चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हो रहा था बाहर घूम रहे होते हैं। तो ये दिखाता है। अब बात करते हैं ये लड़ाई और किस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए, सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी एक स्टेट की। आज ईरान में इन्फ्लेशन कितना है? 38%। इजराइल में इन्फ्लेशन कितना है? 3%। तो अनएम्प्लॉयमेंट ईरान में बहुत ज़्यादा है, इधर हार्डली कुछ है। डेवलपमेंट कहाँ पर ज़्यादा है? इजराइल में। और याद रखिए, ये मैंने इसलिए प्रेसिडेंट असाद का बोला, 56 ईयर्स वहाँ तक था, निकल गया। आज इसी ईरान में 46 ईयर्स तक ये सुप्रीम लीडर का राज चल रहा है। 46 ईयर्स। लोग जरूर आ रहे हैं, वो सड़कों पे वो दिखा रहे हैं, लेकिन मैं बोलूँगा पब्लिक सेंटीमेंट्स जब चेंज होते हैं ओवरनाइट पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन ये खमेनी को मार दिया या कुछ भी हो गया, तो लोग ओवरनाइट चेंज हो जाएंगे, वो लॉयल्टी नहीं रहेगी।
तो अभी जितना वो दिख रहा है कि वो लोग बड़े उनके साथ खड़े हैं, लोगों को क्या चाहिए किसी भी देश में? तो खेमेनेई को अगर मार दिया तो क्या उससे बड़ा कोई रेडिकल ताकत और ज्यादा मजबूत लीडर नहीं खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनकी उम्र भी हो चली है। तो यहां पर सवाल यह है कि खेमेनेई ने अपना सक्सेसर जाहिर तौर पर तय कर रखा होगा, वो लाइन तैयार कर रखी होगी, तो ये युद्ध आखिर कहां जा रहा है? यहां पर हमारे साथ हमारे अगले मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नदीम अहमद जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ट्रंप को क्या हुआ? ट्रंप ने एकदम से यू टर्न जो लिया, ये सिर्फ नोबेल के लिए ले लिया कि भाई क्या पता भारत और पाकिस्तान में वाहवाही बटोरी, लेकिन वो तो झूठी साबित हुई, इन्हीं का युद्ध रखवा के शायद नोबेल मिल जाए बराक ओबामा के जैसे, तो इसीलिए लिया, या फिर उन्हें पता था कि अगर मैं इन्वॉल्व हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी? देखिए, वजूहात दोनों ही हैं। ट्रंप किस बिना पर जीत कर आए थे, मांगा क्या था, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा अमेरिका के इलेक्शन की जानिब। और ये जो हालात हैं इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से तकरीबन युद्ध जो यूक्रेन के दरमियान और रशिया के दरमियान चल रहा है उसमें भी बहुत सारी ताकतें हैं। आजकल युद्ध बिल्कुल उस तरह का ट्रेडिशनल युद्ध नहीं रहा है जैसा पहले होता था कि 1 to 1 लोग लड़ते थे। अभी पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की सपोर्ट में ही कई देश आ गए थे और उन्होंने हथियारों से भी मदद की, जो कि सरासर गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजराइल को अमेरिका पूरी मदद करता रहा है। इजराइल इतनी बड़ी ताकत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर उसे अमेरिका का सपोर्ट मिले तो वो जितना कुछ भी आज तक करता है वो कर सकता था। यही हाल आप उधर देख रहे हैं, चाइना सपोर्ट कर रहा है, और ये जो मामला अब चल रहे हैं इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। कभी रशिया सपोर्ट कर रहा है ईरान को, कभी चाइना पीछे से बोल देता है, और किम जोंग बेवजह ही तैयार हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र एक्चुअली वो एक कॉरपोरेट दिमाग भी रखते हैं प्रेसिडेंट, तो उनकी सोच दूसरी तरह की है। एक बात, वो ये नहीं चाहेंगे कि वो जिन चीज़ों को लेकर, जिन वादों और इरादों को लेकर सत्ता के अंदर आसीन हुए थे, उन्हीं से वो मुनहरिफ हो जाए या उसी का नुकसान उन्हें हो। दूसरी बात, उनकी जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसी के बहुत सारे लीडर जो कि 2nd, 3rd या 4th या 5th पोजीशन पर आते हैं, उनका भी दबाव है, उनका भारी दबाव है। और अमेरिका इस टाइम युद्ध में, बेवजह के युद्ध में जाने की स्थिति में नहीं है, और वो खुद भी। लेकिन ईरान तो मुखालफत करता है अमेरिका की एग्जिस्टेंस की। अमेरिका की अगर इजराइल का वो दुश्मन है तो अमेरिका के लिए भी उसके लिए कोई बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। नहीं, अमेरिका के लिए तो ईरान का वर्जन पूरी तरह से खुला हुआ है, पूरे खुले दिमाग से बोलता है। फिर जाहिर सी बात है कि ये बेवजह की लड़ाई तो नहीं है अमेरिका के लिए जी, बेवजह की तो लड़ाई नहीं है ये अमेरिका के लिए। नहीं, ये जो मुल्क डंके की चोट पर अमेरिका के खात्मे की बात बेवजह की लड़ाई इसलिए है कि लड़ाई अमेरिका की है ही नहीं। अमेरिका तो बेवजह वहां पर आ रहा है, और वो इसलिए आता है कि उसके वर्चस्व की लड़ाई है, और वो जहां जहां पर अपने अड्डों को लगाया हुआ है उसको उसे सजाने के लिए एक मजबूतीकरण चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका ये महसूस कर रहा है कि अगर इधर अटैक हो जाता है तो मेरी जो वर्चस्व है, मेरा वर्चस्व है, या मेरी चौधराहट, जो मेरी बादशाहत है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। अमेरिका खुद और माली तौर पर अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, आपको मानना पड़ेगा। अमेरिका की कंडीशन अब बिल्कुल उस तरह की नहीं रही है जो एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे युद्ध के अंदर सीधे सीधे जाए। अभी हमने देखा कि यूक्रेन के युद्ध में उन्होंने एक बिल दे दिया उन्हें, ज़ेलेंस्की को, कि युद्ध में आपके लिए हमने इतनी मदद किया और उसका खर्च ये है। तो इस तरह की जब चीज़ें सामने आ रही हैं, वहाँ की कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि वहाँ जाए। भाई, अमेरिकन ने अभी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, जानिए नुकसान कोई भी उठाना नहीं चाहेगा, वेस्ट कंट्रीज़ नहीं चाहती हैं। हमने अभी अफगानिस्तान में देखा, बहुत लंबा दौर नहीं गुजरा है, अभी पास की बात है। तो अमेरिका को वापस जाना पड़ा। अमेरिका बेवजह की उलझने नहीं पालेगा जब तक कि उसे माली फ़ायदा ना हो, यानी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली उससे फ़ायदा ना हो। और ये तो सीधे सीधे जान की, भाई इसमें तो करो या मरो की स्थिति में है ईरान में। अगर अमेरिका के हिसाब से सत्ता होती है तो बहुत कुछ फायदा हो सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ परिवर्तन होना उतना आसान काम नहीं जितना कि इराक के अंदर हुआ, मतलब जब वहां पर शाम के अंदर हो गया, बशर अल असद का पूरा रेजिम उड़ गया। यहाँ कोई तानाशाह नहीं बैठा हुआ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो अहले तशय्युअ सिस्टम है, यानी शिया सिस्टम है, इसके अंदर इमाम की बहुत वैल्यू है, और इतना आसान नहीं वो लोग उस चीज़ को बदलना नहीं चाहते हैं। वो तो इमाम के लिए जान देने को भी तैयार हैं और लेने को भी तैयार हैं। तो ये उस तरह का कोई डिक्टेटरशिप वाला मामला नहीं चल रहा है कि कोई ज़बरदस्ती थोप कर वहाँ पर बैठ गया है। अगर ऐसा होता तो विद्रोह पहले हो जाते और बहुत तेज़ होते, और हुए भी थे। अभी औरतों का मामला कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन उसे भी बड़े आराम से दबा दिया गया। कोई वहाँ पर इस तरह की उलझन नहीं है। और जिस तरह के मामलात और हालात चल रहे हैं, आप देखिए कि ईरान तो एक लंबे ज़माने से ये इक़्तिसादी पाबंदियाँ झेल रहा है, यानी उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका के ज़रिए और वेस्ट के ज़रिए, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है। अभी सर बता रहे थे कि वहाँ पर माली तौर पर कमज़ोरियाँ हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, उसमें तो उत्पात हो सकता था, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है।
और इतनी कंडीशन पर भी नहीं हो रहा है, और फौज भी किसी तरीके से कमजोर नहीं पड़ रही है। आप ये देख रहे हैं चलिए, ना? तो यानी ट्रंप इस युद्ध में आपको कूदते हुए नजर नहीं उनका आ रहे कोई हैं। फायदा है ही नहीं इसमें। अमेरिका इस युद्ध में नहीं जा रहा है, ये आपका बचने की assessment कोशिश हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा अमेरिका आ भी सकता है। अच्छा। ट्रंप की जबान का कोई भरोसा नहीं है, वो आ भी सकते हैं। अभी हमने देखा कि वो अड्डे खाली कर रहे थे, हाँ। हो सकता है वो पीछे हट रहे हो इस तरह से दिखाने के लिए, या उन्हें ऐसा लग रहा हो कि इन अड्डों के ऊपर अटैक हो सकता है। ट्रंप के बारे में तो कोई भी कंफर्म नहीं है, वो कब क्या बोलते हैं, कब क्या कर ले, कोई नहीं जानता, ये ट्रंप ही जानते हैं। ठीक है। प्रोफेसर महापात्रा, अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे और वो सवाल पूछेंगे जो मेरे ख्याल से सभी लोगों की जुबान पर इस वक्त है कि भाई 90वें दिन युद्ध एंटर हो गया है, किसका पलड़ा भारी है? दो लोग लड़ रहे होते हैं, जब तक अपने घर की लड़ाई नहीं होती तो आदमी सोचता है बताओ भाई कौन जीत रहा है। अब तो बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरा पे छोड़ दिए, कौन जीत रहा है तो कहना नहीं, मुश्किल चलिए, है। पलड़ा किसका भारी लग रहा है अभी आपको? क्योंकि ये- इजराइल को कहा जाता था कि अभेद किला है, उसका आयरन डोम है, और इजराइल की टेक्नोलॉजी अभी ऐसी है, तो- दुनिया को सप्लाई करता है। तो अभी तो कहना मुश्किल है जी। पलड़ा किसका भारी है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट आ रहा है उस पर लगता है कि इजरायली ने जो क्लेम कर रहा है अभी भी कि करीब इसकी 60% जो है, जो उनका टारगेट था मिलिट्री इंस्टॉलेशन और एस्टेब्लिशमेंट को ध्वस्त किया है। लॉन्च पैड को भी काफ़ी ज़्यादा उसने क्षतिग्रस्त किया है। तो ये करने का मतलब है कि उसके जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे वीक करने का, क्योंकि ज़्यादातर मिसाइल इजराइल के ऊपर जाता है। अभी तो सुपरसोनिक भी छोड़ दिया है, तो क्लस्टर बम्बर भी छोड़ा है, तो क्लस्टर बॉम्ब भी छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए ईरान की भी एक व्यस्तता है, क्योंकि अभी ये प्री कंडीशन लगा जेनेवा में ये कहा है कि इजराइल ने बंद कर देगा तब तो जाके अमेरिका के साथ वो एंगेजमेंट करेंगे, इस तरह का वो कंडीशन लगा है। क्योंकि ईरान को पता है कि इस तरह के जंग जो है बहुत दिन तक नहीं झेल सकता है। जब भाई साहब ने कहा कि पॉपुलर रिजेंटमेंट नहीं है और सारे लोग खुश हैं, वो भी सही नहीं है। क्योंकि कहीं पे भी एक सेंट्रलाइज स्टेट हो और उसके जो रूलर है लोग से इलेक्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली एजुकेटेड जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के ग्रेजुएट से, इनके दिमाग में कभी कभी आता है इतने ज़्यादा ओवरडोज हो गया ये जो धर्म के, इस्लाम के, तो उनके कभी कभी बड़े क्या कहते हैं रेस्टलेस हो जाते हैं। कहते हैं ये क्या धर्म है हर जगह पे। मेरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर मुझे एक दो पूछे व्हाई मैं मुस्लिम। इसका मतलब है कि जो ओवरडोज है हर जगह पे, जो मुल्ला जो वहाँ पे है, जो उलेमा है, उनसे कहीं ना कहीं यंगर लोगों के अंदर रिजेंटमेंट है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों की मास की इस तरीक़े से है अगेंस्ट द रेजिम। 1979 के बाद जो इस तरीके से इस्लामिक रूल वहाँ पे हुआ है, क्योंकि याद रखिए ईरान जो है 1935 इसका नाम चेंज हुआ, इसके पीछे एक बड़ी सिविलाइजेशन है साइरस द ग्रेट की तरह। तो इस पे झगड़ा वहाँ पे भी जो है ईरानियत इस्लामियत, जी, कौन सा ज़्यादा भारी पड़ेगा। इस्लामियत मतलब एवरीथिंग सेंटर्ड अराउंड रिलीजन इस्लाम। ईरानियत जो है प्री इस्लामिक पर्शियन, जिसको शाह ने उसको इम्प्लीमेंट किया था, इनको कैलेंडर हो गया, इनका नाम देना। तो ये जो है ये झगड़ा अभी भी ईरान में है, लेकिन कितने परसेंटेज इसको सपोर्ट करते हैं कितना नहीं करते कहना मुश्किल है। मुझे लगता है जो पेरीफेरी में जो लोग रहते हैं, कंट्री साइड में, गांव में, उनका अंदर इस तरीक़ा से भावना है, धर्म वाली भावना है। और ये जो आयतुल्ला है ये भी किसी तरह अपनी जो होल्ड है पावर पे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर कोई पावर में जो रह गया वो छोड़ना नहीं चाहता है। वहाँ पे देखिए आयतुल्ला के नीचे जो इंटरनेशनल जो एक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है ये ज़्यादा भारी पड़ रहे। सक्सेशन के ऊपर भी उनका झगड़ा चल रहा था, इनका बेटा सेकंड बेटा बनेगा कि IRG का जो हेड था जो सुलेमानी तो मर गए, दूसरे वाले वो बनेंगे। तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम है। इसका भी मतलब नहीं निकलना चाहिए कि ये इराक जैसा एक फ्रजाइल स्टेट है। मैं आपको ये दूर कर दूँ, ये ना तालिबान है जैसे अफगानिस्तान में था, ना कोई सद्दाम हुसैन का इराक है कि असाद का सीरिया है। ये तीनों के तीनों, ये दोनों, एक एग्जाम्पल इधर रखिए, दूसरा आप ईरान करके अलग ही है। तो यहाँ पे कहना कि रेजिम चेंज हो जाएगा, अभी हाल में इजरायली प्राइम मिनिस्टर अपना वक्तव्य को चेंज किए हाँ। कि हमारा तो ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन 2 दिन तो तक कहते रहे हाँ, किमने को हटाना है उन्हें, ना। ये उसे खत्म करना। इतना ही इजी नहीं है। ईरान के अंदर जो नेशनलिज्म है इसमें पर्शियन, आज के डेट में पर्शियन भी है और शी इस्लाम भी है। ठीक है, तो दोनों इतने डेडली कॉम्बिनेशन है। और इस चीज में एक मार्टायरडम जो है वो बड़ी चीज़ है
ठीक कि है। आपको सीज में रेजिस्टेंस करना, आपको सेक्रीफाइस करना, वो बड़ी चीज़ है। तो वहाँ के लोग पता नहीं, जैसे जैसे आप बम्बार्डमेंट करते रहोगे, उनको डिस्ट्रॉय करते रहोगे, उनकी यूनाइट कर देगा, ये बड़ा रिस्क। ठीक है, यही बात मैं जनरल रॉय के साथ लेके जाती हूँ, जो सर ने कही सी बात को आगे बढ़ाते हैं। इजराइल ने जंग में कूदा, 9वां दिन एंटर हो गया है। क्या ईरान का जो असेसमेंट, जो रिटेलिएशन का था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा रॉन्ग रह गया? क्योंकि जो शुरुआत में अग्रेसिव स्टेटमेंट आ रहे थे इजराइल की तरफ से या ट्रंप की तरफ से, अब वो थोड़े मेलो डाउन हुए हैं। फिलहाल मुझे अगर आप थोड़ा सा समय बिल्कुल, अगर बिल्कुल, सर, देंगे पूरा समय। तो मैं आपके ऑडियंस को कुछ एक मूल बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपका एक एम या डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, वरना आप चल पड़े हैं, कहाँ जाना है मालूम नहीं, मंजिल मालूम नहीं। तो अगर आप देखें तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, जो आयतुल्लाह ख़ोमेनी है, वो एक देश के सिर्फ रूलर ही नहीं है, वो 20 करोड़ जो विश्व में शियाज़ हैं उन सबके अल्लाह के बराबर हैं। आयतुल्लाह मतलब गॉड, वॉइस ऑफ गॉड हैं वो। ये शिया और सुनीज़ में फ़र्क है। सुनीज़ का कोई प्रॉफिट दोबारा नहीं आया, लेकिन शियाज़ में ऐसा नहीं चलता है, उनके लिए वो गॉड हैं। और तीसरी बात यह है, यहाँ पे हम बाकी जो प्लेयर्स हैं, रशिया और चाइना, उसको भूल जा रहे हैं कि ये वो भी जियोपॉलिटिकल एरिया जो है ये वाला, उसके वो प्लेयर्स हैं। अब पहली बात आप लीजिए, पहले इजराइल का जो कुछ भी हमास ने किया वो बहुत ही गलत था, टेररिस्ट एक्शन था, और वो बंदी बना के ले गए उतने सारे, मुझे नंबर्स तो याद नहीं कितने इजराइलीज़ को बंदी बना के ले गए। तो इजराइल ने जो पहला हमला किया था हमास हिजबुल्लाह के ऊपर, वो था अपने बंदी को छुड़ाने के लिए। वो 20 महीने हो गए हैं उस लड़ाई को, शायद 21 महीने हो रहे होंगे अब, वो नहीं छूटे अभी कुछ है, कभी भी उन्होंने पकड़ के रखे हुए हैं। तो वो एम नहीं पूरा हुआ, वो पहला उनका एम था, मुद्दा था वो छुड़ाने का। अब आइए इस बात पे, वहाँ से गाज़ा से, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ मर रहे थे, ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने सोचा अब ईरान जो कि बिल्कुल सबको सप्लाई करता है, तीनों ग्रुप मेंटेन करता है, हमास प्रॉक्सीज ही थे, प्रॉक्सीज थे, हमास, हिजबुल्लाह एंड हौतीस। तो उन्होंने बोला अब ईरान पे हमला करो। अब ईरान पे हमला करने के लिए उन्होंने अपने लिए 2 एम लगाए। पहला एम क्या था कि हम उसके जो है न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन जब आपने ऐसा सोचा है कि न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, आपके पास तो वो काबिलियत थी नहीं। आपको मालूम है कि वो माउंटेन्स के अंदर हैं वो सारी फैसिलिटीज़, आप बाहर की एंसिलरीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मेन जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट जो माउंटेन्स के अंदर है फार्दो में, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्होंने भरोसा अपना अमेरिका के ऊपर रखा। फिर थोड़ी से जब बमबारी हुई, थोड़ी और आगे चले तो रजीम चेंज वाली बात आ गई, ये तीसरी बात आ गई। अब रजीम चेंज के बारे में ऑलरेडी प्रोफेसर्स काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं कि ईरान जो है वो 79 में जब शाह ऑफ ईरान गिरे थे और ख़ोमेनी की यहाँ पे पूरी पकड़ बनी थी, उसकी इतिहास तो बहुत पुराना है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो एक अभी इस समय मिडल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में एक अकेला ऐसा देश है जो कि अभी वहाँ खड़ा हुआ है अपने बलबूते। और तब से लेके अब तक इतने सालों में उन्होंने तभी ये प्रण कर लिया था कि हमने आत्मनिर्भरता पे ख्याल रखना है जी। और हमने अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही अपने कदम उठाने हैं। इसीलिए सैंक्शंस के बावजूद आज जो मिसाइलें वहाँ से निकल के आ रही हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, आपको पता है, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी और उनके पास इतना असला होगा कि जैसे ख़त्म होता नज़र ही नहीं आ रहा है। तो ये हो गई दूसरी बात, जो मैं एम की बात कर रहा हूँ। तो अब वो जो है, अभी इजराइल ये सोच रहा है कि ना तो इनके बस में उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, शुरू से ही बोलते आए हैं। और ट्रंप की बात आप सुन ही चुके हैं, उनको 2 हफ्ते का समय चाहिए। अब समय उनको इसलिए चाहिए कि उनकी अपनी सोच विचार या उनकी फोर्सेस तैयार नहीं है इस बात के लिए, क्योंकि इवैक्यूएशन भी हो रहा है, उनकी कई अमेरिकन ट्रूप्स इस एरिया से निकल भी रहे हैं। तो किस लिए उनको 2 हफ्ता चाहिए, किसी को मालूम नहीं किस लिए चाहिए। तीसरी बात आ जाती है बाकी प्लेयर्स का। रशिया और चाइना ने इतने सालों में, जब से ईरान पे सैंक्शंस चल रही हैं अमेरिका की, तब से लेके अब तक ईरान को सपोर्ट किया है। उन लोगों ने कई चीज़ों में उसका साथ दिया है, उसका तेल खरीदा है, हाँ चाहे अपने फ़ायदे के लिए ही, लेकिन अपनी सस्टेनेंस के लिए वहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी वो की है। और ईरान जिस दिन ये लड़ाई बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 8 आइलैंड्स हैं, 8 आइलैंड में से 7 के ऊपर ईरान का कंट्रोल है। और उसकी वजह से कंप्लीट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगी तो वर्ल्ड के अंदर, रीजन के लिए क्या, वर्ल्ड के अंदर पूरी जो एनर्जी की सोर्स है वो बिल्कुल एक तरह से समझिए कि बंद हो गई। तो ये इन्फ्लेशन और जो हम बातें कर रहे हैं वो कहाँ पहुँचेगा किसी को मालूम नहीं है।
और चीन और रूस भी नहीं चाहेंगे कि जिस देश के अंदर, जिस लीडरशिप के अंदर, जिस जगह पे उन्होंने इतने सालों से इन्वेस्ट किया, उसको बचा के रखा है, पाल के रखा है उन लोगों ने भी कुछ हद तक, कहाँ से रिजीम चेंज को इतनी जल्दी होने देंगे, वो कहाँ से इस बात को ख़त्म होने देंगे। तो ये सारे जो फिशर्स हैं, अलग अलग ये पावर प्ले जो चल रहे हैं, इस सब के चलते किसी के लिए कह पाना कि कौन कौन इसमें आएगा कि नहीं आएगा और कब कितने समय तक ये बात चलेगी, मुश्किल है। और आखिरी बात बताता हूँ मैं आपको, अमेरिका का जो है इस समय पाकिस्तान का क्यों इतना लिफ्ट किया उसने ऑप सिंदूर के बाद। हमारे देशवासियों को बहुत गुस्सा है इस बात से कि उसको बुला के वहाँ लंच करा रहे हैं, उससे वन ऑन वन मीटिंग कराएं। सिर्फ वो नोबेल प्राइज़ वाली बात नहीं है, वो एक छोटी सी बात है, उसको आप दरकिनार कर दीजिए। नोबेल प्राइज़ इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर अ पर्सन लाइक ट्रम्प, ही इज़ अ बिजनेसमैन बेसिकली, उसको बिजनेस चाहिए, नोबेल प्राइज़ से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। लेकिन पाकिस्तान का इशू ये है, एक तो ये कि अगर कुछ भी ग्राउंड से करना है उन्होंने ईरान में, तो पाकिस्तान के बेसिस चाहिए उसको। नूर खां बेस, एयर बेस तो उनके पास है ही है, ऐसी खबरें हम सुनते आए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसी जो निकल के आई कि पाकिस्तान ने जब शुरू में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, उसने इस्लामिक बॉम्ब नाम दिया था उसको। बिल्कुल, कहीं अगर आगे चल के ऐसा बात पलटती है कि शिया सुनीज में असली सर्वाइवल मुस्लिम्स का है, अगर वो बात आती है और पाकिस्तान का वो न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं अगर कहीं वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा। बनने की तो बात आप दूर छोड़िए, और बनने के ऊपर भी क्या, ट्रम्प तो बोल रहे हैं कि उन्होंने तो तुलसी गबार्ड के स्टेटमेंट को ही उल्टा कर दिया कि वो जो है इंटेलिजेंस की हेड हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसी गबार्ड ने भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया, वो कह रही है मीडिया को ब्लेम कर दिया, वो कह रही है कि मीडिया ने थोड़ा अलग तरह से इंटरप्रेट कर दिया। देयरफॉर ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया ना, फौज में, हम आर्मी में एक बड़ी अच्छी एक सोच हमको शुरू में बताई गई थी, इफ यू कांट कन्विंस समबडी जस्ट कंफ्यूज दैट पर्सन। So right now the international environment has been completely confused, and therefore people don't know what are they talking and what is the future tomorrow. Nobody can forecast the future. This is what I wanted to clarify to your audience. ठीक है, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आपने हमारे तमाम जो यहाँ पर यंगस्टर्स बैठे हैं उनको भी बताया, दर्शकों को भी समझाया। मैं सर इसी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जो सबके मन में सवाल है कि इजराइल जिसको कहा जाता था कि उसने अपने ऊपर एक अभेद किला बना लिया है, आयरन डोम की चर्चा होती थी, लोग सुरक्षा की जब बात करते थे कि खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, तो एग्जाम्पल इजराइल, तकनीक इजराइल कि छोटा सा देश है, दुश्मनों से घिरा हुआ है, देखो फिर भी कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है और जिस तरह की तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं, तो आपको लगता है कि यहां पर ईरान को कम करके आंक लिया गया है, अब वो थोड़ा एडवांटेज पे है, या फिर इजराइल उसका मिसाइलों का जखीरा जो है एग्जॉस्ट कराना चाहता है और उसके बाद ऑल आउट जाएगा? क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि उसके एक एक करके ईरान के जनरल्स खत्म कर दिए हैं, तो जनरल के बिना तो जंग नहीं लड़ी जा सकती। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे अभी जनरल साहब ने बोला, तो एक फौज में एक और एक्रोनिम है किस, KISS। तो आई विल कीप इट, किस इज कीपिंग इट स्ट्रेट एंड सिंपल। ओके, तो मैं सिंपल तरीके से अभी बताऊंगा। काफ़ी अभी विषय उठे हैं। पहली बात, ये आयरन डोम जो बना है, आपने सीधा सवाल यही पूछा था, उसका ईरान ने इजराइल ने इतनी टेक्नोलॉजी और सब बनाया था, लेकिन अब वो थोड़ा सा फेल, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये कब से चल रहा है आयरन डोम? 7 अक्टूबर से, 2023 से। तो कितना उस पर डिस्ट्रक्शन हो चुका है। और आयरन डोम की एक और खासियत यह है कि मिसाइल्स के खिलाफ ही नहीं, उसकी शॉर्ट रेंज है, वो बेसिकली 70 किलोमीटर तक पकड़ सकता है टारगेट को, और हाइट में 10 किलोमीटर तक। ये जो इसका सिस्टम है, ये विश्व में एक ऐसा यूनिक सिस्टम है जो भारत के पास भी नहीं है, कि आप आर्टिलरी फायर को भी बर्बाद कर सकते हैं, उसके गोले को, रॉकेट्स को भी बर्बाद कर सकते हैं। बाकी सिस्टम 99% सिर्फ मिसाइल्स को डैमेज करते हैं। अब क्या हुआ, उसके बाद इनके पास डेविड स्लिंग है। डेविड स्लिंग की जो बेसिक काबिलियत है वो है हाइट में 15 किलोमीटर, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर है। तो वो भी काफ़ी यूज़ हुए हैं। आपको पता है कि हिजबुल्लाह से कितने रॉकेट्स आए हैं, हूती से कितने मिसाइल्स आए हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ। देखिए, एक होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी और एक होता है उसकी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, कहीं वो सवाल उठा था ईरान का, तो इसको मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ। ये सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने इतनी मिसाइल्स कैसे बना ली हैं? ईरान को $35 बिलियन तेल हर साल सैंक्शन के बावजूद इलीगली जा रहा था, जिसमें भारत की भी कुछ कंपनियां थी, वो ले रही थी, और उसमें अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो भारत की कंपनीज के खिलाफ भी सैंक्शन लगा दिए हैं। तो विश्व में कई देश हैं जो तेल ले रहे थे इलीगली, $35 बिलियन का तेल ले रहे थे वो एक साल में।
अब आप एक मिसाइल की कॉस्ट देखिए, ये बैलिस्टिक मिसाइल की 1.1 बिलियन डॉलर है, $1 मिलियन। तो आप 2 दिन के सेल के अंदर इतनी सारी मिसाइल्स बना सकते हैं। तो पहली बात, उनके पास पैसा था, और जहां तक टेक्नोलॉजी का सवाल है वो नॉर्थ कोरिया और चीन दे रही है। ठीक है, अब आप बात करते हैं यही आयरन डोम सिस्टम की। आपको पता है एक आयरन डोम सिस्टम को बनाने के लिए 1.5 मिलियन से 2.5 मिलियन डॉलर्स की वो है। तो इससे क्या सबक निकल रहा है कि डिफेंसिव लड़ाई में वो ज़्यादा महंगी पड़ रही है, और हमलावर को जो रॉकेट्स बनाने के लिए या बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए वो ज़्यादा सस्ता पड़ा है। तो सर ये असेसमेंट क्या इजराइल ने किया नहीं होगा? नहीं, मतलब एक बिल्कुल मिनट, लेमैन की तरह वो से मैं भी समझना बताता चाहते हूँ, मेरे को भी आप समझ दिएगा। हाँ। तो ये असेसमेंट किया है, ये ईरान ने किया क्यों है, इजराइल ने किया क्यों है? जैसे सर ने बोला वो डाइवर्जन था गाजा से, मैं उससे नहीं मानता हूं। कारण ये है, देखिए उन्होंने ये सब दुश्मन को डील किया जो मैंने पहले बताया। हाँ। अब वो फाउंटेन हेड को डील करना उनके लिए जरूरी था। उन्होंने असेसमेंट किया होगा, और असेसमेंट में जो इनके पास एक और एरो मिसाइल्स हैं, जो लास्ट वाली हैं, वो एरो 2 और एरो 3 मिसाइल्स हैं, जो इनकी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, उसकी 150 किलोमीटर की हाइट तक है और रेंज है 2400 किलोमीटर। लेकिन आप खुद सोचिए, कल मैं यहाँ इतने पत्थर लेके यहाँ इतने फेंक दूं, हर आदमी क्या वो पत्थर को रोक सकता है? उसके पास भी तो 2 ही हाथ हैं। तो जब आप इतनी भारी तादाद में ये मिसाइल्स और रॉकेट्स डालेंगे तो आप नहीं रोक सकते हैं। और कितनी अभी तक मिसाइल्स हिट की हैं, और अगर हिट भी की हैं, ये जो जितनी भी इनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स हिट की हैं, हाइपरसोनिक वाली भी, डैमेज क्या हुआ है? अभी तक मेरे ख्याल 24 लोग किल्ड हैं। तो कहने का मतलब है स्टेइंग पावर इजराइल की है, उसको पता है। देखिए उसके पास है डू और डाई। और आज मैं एक और चीज बता दूं, उसके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। न्यूक्लियर, हाँ बिल्कुल, और न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात है। इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, कोई डाउट नहीं है, और वो लॉन्च किए जा सकते हैं। जेरिको 1, जेरिको 2, जेरिको 3, जेरिको 4, ये उनके पास कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो आज चाइना को भी हिट कर सकता है, इतनी इनकी लॉन्ग रेंज है। आज इजराइल क्यों नहीं फायर कर रहा न्यूक्लियर? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है जब मेरा सर्वाइवल बिल्कुल खतरे में आ जाएगा, कल कोलैप्स जब होने लगेगा, उस दिन ये मिसाइल फायर करेगा। तो कई लोग बोलते हैं कि ईरान को तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकते हैं, इनको क्यों नहीं रोकते हैं? इनके लिए इसलिए बनाया हुआ है। उन्होंने आज तक कभी किसी इजरायली ने बोला हम ये न्यूक्लियर इसलिए बनाया ईरान को खत्म करेंगे? ईरान का क्या स्टेटमेंट है कि हम इनको खत्म करेंगे? और इन्होंने अभी साइरस द ग्रेट की बात की है। साइरस द ग्रेट पर्शियन लीडर था 500 BC में। आपको पता है वो लीडर वो था, साइरस द ग्रेट, उसका नाम ही ये है। उसने बेबीलोनियन एम्पायर को, जो इजराइल के ऊपर रूल कर रहा था, उसको हटाया, और जितने यहूदी थे, जो जूस हैं, जो इजरायलीज हैं, उनको अपना धर्म फॉलो करने के लिए पूरा फ्रीडम थी। आज ईरान क्या बोलता है? आप क्या बोल सकते हैं कि कल मैं आप ही के पैनल डिस्कशन में था किसी के साथ, एक इंसान भारतीय 15 साल वहाँ रहा है, मुस्लिम था, वो बोल रहा है वहाँ मस्जिद में बार बार बोला जाता है इतनी नफरत करो इजराइल से। एक बच्चे को जब पाला जाता है, तो एक साइरस द ग्रेट भी था उसी पर्शियन एम्पायर का, जो उनको धर्म इस्तेमाल करने के लिए दे रहा था। उनके जो ये बनाते हैं ये जूस, उसमें वो उनको मंदिर बनाने में कोई नहीं रोकती। आज ईरान ने क्या ठेका ले लिया है कि इजराइल की 0.02% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, और आपको बोलते हैं कि इनको हमने ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि ये नफरत है। नफरत की आग से ये चीज़ नहीं हो सकती है। ये इसको रिजॉल्व जब भी किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अभी समय लिया है, हो सकता है अब्राहम अकॉर्ड्स आज मुस्लिम कई देशों ने साइन कर लिए, और सऊदी अरेबिया के साथ भी होने वाले थे। तो आप हैरान मत होइएगा कि एक ऐसी चीज़ हो जिसने कोई सोचा नहीं है। हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी चल रहे हो, ईरान को अब बोला जाए कि भैया तुम एक पीस डील साइन करो परमानेंट, आप इनको गारंटी कर दो कि आप इनके खिलाफ टेररिस्ट, ये हमास वमास नहीं करोगे, और आप ये न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाओगे। तो हो सकता है इजराइल को क्या प्रॉब्लम है? आज अरब जो लोग वासी हैं, 22% अरब्स रह रहे हैं इजराइल के अंदर आज। तो ये साफ दिखाता है कि उनके पास है, लेकिन उनकी एक मैं बोलूँगा एक्सेप्टेबिलिटी है। आज ईरान में कोई जूस रहता है? 0, कोई वहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो धर्म की राजनीति करके कि इनको नफरत करते रहो, आज हर देश को एग्जिस्ट करने का सवाल है। साइरस द ग्रेट इन्होंने बड़ा अच्छा बोला, तो उसने भी तो किया, करवाया उनको।
तो क्यों ये जो खोमेनी रूल चल रहा है, खमेनी रूल, पहले खोमेनी था अब खमेनी है 46 ईयर से, जी तो आप लोगों को किस बेसिस पे जोड़ें? नफरत के बेसिस पे, धर्म को लेके नफरत करके, तो वो कोई सोल्यूशन तो थोड़ी है। तो अगर ये सोल्यूशन नहीं है तो मैं अगर इजरायली होता या ये इजरायली होते, हम क्या करते? आखिरी दम तक इजराइल लड़ेगा, उसको चाहे अमेरिका सपोर्ट करे या ना करे, ये लड़ाई इजराइल लड़ेगा, चाहे उसको कुछ भी हो जाए, और उसका पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, वहां के आम जनता वो लड़ेगी और लड़ती रहेगी जब तक ईरान को वो खात्मा ना करे। और तरीके हैं उनके पास, आपने देखा हिजबुल्लाह को कैसे टारगेट किया पेजर अटैक्स के साथ जी। तो यहाँ पर भी कुछ तरीके निकाले और उन्होंने मिलिट्री अगर कंपैरिजन करें तो इजराइल का पलड़ा ईरान की तुलना में आपको कहां खड़ा हुआ दिखता है, अगर ये समझें? और फिर क्यों लग रहा है कि इजराइल को इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, और इतना खुद के तरफ डैमेज क्यों हो रही है? इसका एक छोटा सा जवाब मैं देखिए, इजराइल को इसलिए समय लग रहा है, ये 22 महीने से तो लड़ाई चली रही है ना, टाइम तो लगता है एक लड़ाई में। उनको कहां से कहां अभी उन्होंने पीछे ढकेला है, कितने लोग इनके मारे। इजराइल में जो ये इस्माइल हानिया था उसको कैसे मारा, इनके IRGC कमांडर्स को कैसे मारा, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कैसे मारा। तो इजराइल की वो जो एक फर्मनेस है ना, वो दिखती है, वो घुस के मारते रहेंगे और मारते रहेंगे। और आज भी उनका मुद्दा क्या है, जितने इनके ये जो लॉन्चर्स हैं, ये जितनी मिसाइल को लॉन्चर चाहिए उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हो सकता है अमेरिका भी ये चाह रहा है कि इतना इनको सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कर दे कि जब हम घुसे, ठीक है, तब हमें इतनी कैजुअलिटीज ना हो और इतना प्रॉब्लम ना हो, और एग्जॉस्ट कर दें उसके जो सारे ऑप्शन। तो वो अपने उसके लिए हक के लिए लड़ेंगे। और अगर कल इतना ईरान हावी हो गया कि इनको ही खत्म करने लगा, तो फिर तो न्यूक्लियर मिसाइल्स इजराइल को निकालनी पड़ेगी। परमाणु युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता अगर इजराइल के अस्तित्व पर प्रोफेसर नदीम बात आ जाती है कि भाई जब मैं ही नहीं बचूंगा, अगर एक मुल्क इस बात पे अड़ा हुआ है कि मेरा ही खात्मा करना है, उसे मेरा ही वजूद मिटाना है, उसे यहूदी बर्दाश्त नहीं है, तो फिर ऐसे में मैं कुछ भी करूंगा। तो आपको ऐसा लगता है? ये तो ईरान भी कर सकता है। हाँ, वही आयतुल्लाह सोचेंगे भाई मैं ही रहूंगा ना, तो भाई क्या है, दूसरे को जीने का क्या हक है, वो भी कर सकते हैं। तो वो तो पता नहीं कितना दिन और कितना वीक्स है, किसी को नहीं पता, कंफ्यूजन है। कोई लोग तो कहते हैं ऑलरेडी इनके पास बम बन चुका है, तो क्या पता। तो ये वेरी डिफिकल्ट टू से। मुझे नहीं लगता है कि जो रिपोर्ट आ रहा है IAEA का, इंटरनेशनल एटॉमिक ये एजेंसी का, लगता है कि उनके पास नहीं है। किसने कहता है 5 हफ्ता क्लोज है, किसने कहता 6 महीना है, किसने कहता है ऑलरेडी 2-3 बनाने का बम के साथ लॉन्चर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब क्या? हाँ, लॉन्चर वगैरह किए होंगे ना, जो अंडरग्राउंड ही चल ही रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका कर क्या रहते हैं। 2018 में जो विड्रॉ किया, जब ट्रम्प आए विड्रॉ कर दिया, उनका जो नेगोशिएशन था उससे पहले कर देना चाहिए। 300 मीटर अंडरग्राउंड बना हुआ है, आप कैसे चाहोगे तो इसको कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? क्या उसका रिपरकशन रहेगा, क्या होगा जो जनता अगल बगल में रहते हैं? मैं जो अभी कह रहे थे मैं और थोड़ा बढ़ाऊँ, इसका कभी इम्प्लीकेशन देखिए। जितना कंट्रीज है, अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया जो खाड़ी देश है, कि जॉर्डन है, इनका वो तो इम्पैक्ट होगा। रेडिएशन अगर फैल गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। 30 सेकंड्स फॉर द न्यूक्लियर। उसके लिए न्यूक्लियर के लिए ये है कि जब से न्यूक्लियर बॉम्ब बना है और जिन देशों ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक्वायर की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी वॉर रुकाने के लिए जब इसको डिसाइड किया गया कि कहाँ इसको गिराया जाए, तो दूर जापान के हिरोशिमा नागासाकी के 2 आइलैंड पकड़े गए। जी, मेरे मानना ये है, गलत भी हो सकता हूँ, कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं डेटरेंस के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि सब मान रहे हैं इस बात को कि जब अगर अपना खुद का अस्तित्व खतरे में हो तो, और वहाँ तक खुद का अस्तित्व खतरे में हो, वो असेसमेंट जो है बाकी वर्ल्ड बॉडीज़ हैं बैठ करने के लिए। लेकिन जिस तरह के ये जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं इन देशों की, और जिस तरह के लैंडलॉक देश में इजराइल और ईरान की एग्जिस्टेंस है और उनकी जो ज़मीन है, यहाँ पे किसी प्रकार का भी अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो यही देश नहीं, बाकी कई देश उससे सफ़र करेंगे जिनका उसमें कोई रोल नहीं है। और हमें मालूम है कि न्यूक्लियर हथियारों की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। मेरा ये मानना है कि बात वहाँ तक, कहते हैं ना, पहुँचते 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 ये सब वाकई विश्व के देश मिल करके वहां तक इस बात को रोक लेंगे। तो मुझे नहीं लगता ठीक है कि आपके पास न्यूक्लियर हथियार नदीम अहमद से भी एक गारंटी जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल मुश्किल। ईरान के मिजाज को आप समझते हैं, आपने खास देखिए मेरी ईरानियों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती रही है और वो अपने इरादों के लिए बहुत ही पक्के होते हैं और जिस चीज़ को ठान लेते हैं करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भारत के पक्ष की बात करना चाहूँगा। इस वक्त हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, हिंसा परमो धर्म की बात की है, और
देखिए, तो मानवता के लिए खतरा ही है। न्यूक्लियर की बार बार बात हो रही है, इतनी कॉमन बात हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी युद्ध हो रहे हैं, दुनिया खेमों में बढ़ रही है, एक पलड़ा इधर एक पलड़ा उधर। ये जो कुछ भी हो रहा है इसे जल्दी से बंद हो जाना चाहिए। विश्व शांति की बात हमें करनी चाहिए। और इसके लिए वो देखिए, कल भी एक मीटिंग हुई, रात में पता चला कि वो स्वीडन में कहीं पर हुई थी, तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये जितनी जल्दी हो रुक जाए। देखिए, मानवता के लिए खतरा है, ये सर, खराब रुकेगा बातें हैं। कैसे? चलिए, सब चाहते हैं रुक जाए, दुनिया में शांति हो, और हम तो कहते हैं कि भाई बुद्ध के देश हैं हम, जी हाँ, है जी ना? हाँ। तो लेकिन होगा कैसे? आपको क्या सोल्यूशन नजर आता है? सोल्यूशन तो ईरान को बातचीत आप ही है, मैडम। समझते हैं, देखिए, लेकिन बातचीत ही है। और मुझे क्या वो इतनी प्रॉक्सी वॉर रोक देंगे इजराइल के खिलाफ? क्या वो इजराइल की इसको नहीं, उसे स्वीकार इस कंडीशन पर लेकर आना चाहिए ना। शर्तें रखनी चाहिए कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। कंडीशन बनानी पड़ेगी और उस पर दबाव में आएगा वो बिल्कुल। ईरान का जो धार्मिक मिजाज है जिस तरह से, वो क्या इजराइल की एग्जिस्टेंस उनको कबूल है? नहीं, अगर देखिए, इजराइल भी कोई बहुत ज्यादा मासूम नहीं है, आप ऐसा नहीं मानते। मैं पहले ईरान का पक्ष आपसे समझ रही हूँ, मोहपात्रा साहब से मैं उनकी मासूमियत के भी पर्दे खोलवाऊंगी, लेकिन बहुत- ईरान मैं को क्या, जहाँ तक ईरान क्योंकि के कई लोग ये कहते हैं देखिए कल्चर मैडम, की लड़ाई है, ये मैडम, एक सोच की लड़ाई है, मैडम, उन्हें इजराइल की बर्दाश्त नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं ईरान के मिजाज को समझता हूँ ना, तो वो एक तहजीब वाला, एक सकाफत वाला, एक अदब वाला मुल्क है। उसने दुनिया को इतना बड़ा, इतना बेहतरीन लिटरेचर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात दी हैं। हमारे सामने हाफिज जैसा शायर है ना, रूमी जैसा शायर है, कल्चर है उनका एक। वो लोग बहुत सब्र वाले हैं, इतने सैंक्शन के बावजूद भी वो लोग बैठे हुए थे। लेकिन आप तब क्या रिएक्ट आधी आबादी को हक नहीं दे पाते वो पूरे। मेरी बात सुने, तब आप क्या करेंगे जब आपके ऊपर कोई आकर आपके फौज के ही अफसरान को मार दे? तब आप क्या करेंगे बताइए मुझे, उसका क्या है? और इंडिया के साथ तो ईरान का बहुत, अभी कल ही बच्चे भेजे हमारे स्टूडेंट जो गए हुए थे, अपना एयर स्पेस खोलकर ईरान में भेजे उन बच्चों को, प्राइवेट जहाज़ों से भेजे। तो जब बांग्लादेश वाली बात आई थी तो ईरान ने ओआईसी के अंदर भारत का पक्ष लिया और पाकिस्तान को मुंह की 65 और खानी पड़ी 71 के युद्ध में क्या किया है। 71 के युद्ध की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया था, गलत ठहराया था उस चीज़ को। 94 में ज़रूरत पड़ी, फिर उन्होंने किया, और हमेशा तेल दिया हमें। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हठधर्मिता की वजह से और उसकी बदमाशी की वजह से वो गैस की पाइपलाइन नहीं आ पाई हमारे यहाँ, वरना हमारे यहाँ तो बहुत ही सस्ती गैस हमें मिलती। ईरान हमें देने को तैयार था और उसके लिए कह रहा था कि पैसे भी बाद में हम करने नहीं 4 बाहर में हमने दे दिया। जी, हम खुद ही नहीं करना चाहते। लेकिन मैं भारत के पक्ष को यहाँ पर ये चाहूंगा, और दुनिया के जितने भी नहीं, ऐसे आप हमें ईरान का दोस्त पक्ष बता दीजिए, भारत का पक्ष भी जानेंगे, ईरान का पक्ष बता दीजिए कि क्या ईरान को इजराइल कबूल होगा? बिल्कुल होगा। बंदूक की नोक और पर भी बिल्कुल कबूल अगर होगा तो नहीं, होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दौर ऐसा है ही नहीं कि किसी को कोई कबूल नहीं है तो अपनी वो प्रॉक्सी मनमानी वॉर्स चलाए। रोक देगा। बिल्कुल रोकना चाहिए उसे, और उस पर दबाव बनाना चाहिए। मैं मुबात्रा इसमें कहूं साहब। तो देखो, देखिए, आपको सर ये जड़ उसका समझना पड़ेगा। ईरान एज सच कोई दिक्कत नहीं इजराइल के साथ, रेजिम के साथ प्रॉब्लम है। जो इस्लामिक रेजिम बना पोस्ट 1979, हाँ, इसका प्रॉब्लम वहीं से लेजिटिमेसी कहाँ से आता है? ये आता है कि अमेरिका ग्रेट सतान, इजराइल इज लिटिल सतान। तो जब ये नैरेटिव बनता है कि भाई इन्हीं के ही लोग ही हमारा खिलाफ है, इनको एक एनिमी इमेज बनता है, समझे? तो क्योंकि वो लोग शाह की सपोर्टर थे, सपोर्ट करते थे। रिवॉल्यूशन के बाद जब जो लोगों का अंदर ये कि यही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, तो उन्हीं के खिलाफ ही आपको काम करना पड़ेगा टू हैव द लेजिटिमेसी। नहीं तो लेजिटिमेसी नहीं रहेगा। लोग कहेंगे आप तो ऐसे ही है जो पहले थे। आप समझ में नहीं उनको हाँ, जो जिसकी narrative- मुखालफत करके आपने तो सत्ता आप काबिज सुनिए, की है। तो इसीलिए है ये जो दूसरी बात है, खोमेनी ने कहा कि ये ईरान लड़ेगा जितने ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है, सारे जो मुसलमान जो ऑप्रेस्ड है, अब उसका लीड कौन करेगा? ईरान करेगा। ईरानियन रिवॉल्यूशन खाली ईरान के लिए नहीं है, सारे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए है। आप उसको सारी चीज पढ़िए। ईरान की, जैसे भाई साहब कह रहे कि ईरानियन सारे अच्छे हैं, ईरान में कोई मोनोलिथिक स्टेट नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप है, बेलूच है, अजारीज है, कुछ आपके एथनिक अरब से कुजिस्तान वहाँ पर में ज्यूज रहते हैं, और ज्यूज को तो छोड़िए, ज्यूज को तो चले गए, वो थोड़ी ज्यूज को आप तक ट्रीटमेंट करेंगे तो होगा ही नहीं कोई टिपिकल मुस्लिम स्टेट में। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब सर एक मिनट, कि दूसरी बात है, मैं जस्ट कंप्लीट करूँ कि उस रिवोल्यूशन 2 चीज निकल के आता है। फाइट करना ऑपरेशन का अगेंस्ट में। ऑपरेशन कौन है? अमेरिका, इजराइल। अमेरिका ने जो सेक्रेड मुस्लिम डोमेन है वहां पे अमेरिका ने इजराइल को पैदा कर दिया। ये तो सबसे बड़ा रिलीजन के खिलाफ है और उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, जिसको आप कहते हैं कि इस्लामिक लैंड, इस्लामिक स्पेस, जहां पे एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, नॉन इस्लामिक एक एंटिटी बना दिया। उसको हटाना सब मुसलमान का राइट है, ये ईरानियन रेजिम के कहना है, समझे? तो ये जस्टिफिकेशन देता है कि
कन्फ्रंटेशन विथ इजराइल। तो ये कन्फ्रंटेशन पहले ही था, तो इसीलिए ही सारे एक्यूमुलेट करना, जो मिसाइल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना, जो खमीनी कभी नहीं चाहते न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन आयतुल्लाह खमेनाई ने उसको रिज्यूम किया, ये विथ सपोर्ट ऑफ रशिया एंड अदर कंट्री। तो ये जो चीज़ है कोरिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, मेरा ये कहना है उसके अंदर दो चीज़ निकला, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। ये इशू है कि एक सारे कंट्री का फ्रीडम है, वो क्या करना चाहता है, अमेरिका की दूसरा कंट्री उसको डिक्टेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है मोटा मोटी ऐसा है, वन साइड ईरान पोजीशन, असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंस कि मेरा राइट है, मैं न्यूक्लियर बम बना सकता हूँ, मुझे नहीं रुक सकते हैं। दूसरा है मना कर रहा है राइट टू एनरिचमेंट, कि आपके पास ये राइट नहीं है न्यूक्लियर एनरिचमेंट बनाने का। ये सबसे बड़ी चीज़, ये कहता मेरा राइट है, ये कहता आपका राइट नहीं है, क्योंकि उसके राइट नहीं है क्योंकि आप बनाओगे कि फॉर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। न्यूक्लियर बम तो चलिए एक है वो कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इजराइल कहता है, ये कहता मेरा राइट है राइट टू एनरिचमेंट। ये छोड़ेगा, कितना दूर छोड़ेगा नेगोशिएशन, ये देखने वाले। ठीक है, कुछ हमारे ऑडियंस के भी सवाल ले लेते हैं जी, छोटे छोटे सवाल रखिएगा फिर। सर मेरा क्वेश्चन जनरल रॉय जी से है। सर मैं आपसे इस युद्ध से अलग बात करना चाहूँगा, क्या हम पाकिस्तान में फिर मिलिट्री राज देखना चाह रहे हैं, फिर राज देखते हैं आगे पाकिस्तान में मिलिट्री राज? सर मेरा क्वेश्चन राय साहब सर आपसे है, सर क्या इस युद्ध में ईरान को जबरदस्ती धकेला गया, क्यों अमेरिका अपना हथियार इजराइल से बेच सके? और दूसरी चीज सर, क्या इजराइल अमेरिका पे भरोसा कर सकता है, क्योंकि ट्रंप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो 20 बार झूठ बोलते हैं? ठीक है, आप पूछिए कुछ फटाफट इतने जी बोलिए। सारे सवाल इकट्ठे हो जाएंगे हाँ। तो मुझे याद नहीं रहेंगे किसका क्या हाँ, सवाल। एक सेकंड से 2 सवाल ले लेते हैं एक बार में। हाँ नमस्ते, मेरा नाम चारुल है। मेरा सवाल ये है कि क्या भारत को ईरान के साथ अपने पुराने सांस्कृतिक तेल व्यापार के संबंधों को बचाना चाहिए, या फिर इजराइल के साथ अपनी किसके साथ खड़े होना चाहिए? रणनीतिक साझेदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध। ठीक है, अभी बाद में 2 सवाल का लेके जवाब जी। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर क्या रूल रहे, वो मिलिट्री रूल रहा है जब से वो आज़ाद हुए, उसके बाद से डेमोक्रेसी सिर्फ एक उनका एक मुखौटा है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे चाहे मार्शल लॉ लगा रहे, चाहे मिलिट्री रूल होता रहे, चाहे डेमोक्रेसी हो या ना हो। इसका फ़र्क पड़ता है अमेरिका को और बाकी देशों को, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के जो हमारे रिश्ते जो हैं वो है ही नहीं। मोदी साहब ने तो बोल दिया क्लियरली, अब तो दुश्मन का रिश्ता चलना है। तो पाकिस्तान में किस तरह की गवर्नमेंट होती है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है, कहता है भाई हमें एग्जिस्टेंस को तंग मत करो, हम जैसे रहना चाहते हैं हमको उंगली मत दो, हम तुमको उंगली नहीं देंगे। कई विश्व में दूसरे देश हैं जो कि कहते हैं कि मुझे तुम उंगली मत देना, मैं तुमको जरूर उंगली दूंगा। आप बात समझ रहे हैं? आपकी भाषा में ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसको समझाने का समय होगा तो बता भी दूंगा। ये होगी पाकिस्तान की बात। ईरान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे, हम उनसे तेल भी आयात करते थे, और चाबार पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए हमने उनसे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट करके अमेरिका तक को कन्विंस किया कि अगर हमको पाकिस्तान को बाईपास करके कुछ भी भेजना है अफगानिस्तान में या उसके आगे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, चाबार पोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमने बहुत पैसे उसमें लगाए भी। अमेरिका के दबाव में आकर के हमने जो है रिश्ते ख़त्म किए, उनसे जो तेल का व्यापार वगैरह होता था वो हमें बंद करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने हमको धमकी दी कि नहीं आप ये नहीं करोगे। तो ये इसलिए हमारे रिश्ते ईरान से शुरू से ही अच्छे रहे। मैं तो ये कहूँगा हमारे रिश्ते हर देशों से बहुत अच्छे रहे, लेकिन जब आप किसी के प्रेशर में आकर के कोई चीज़ करते हैं तो दिल तो नहीं मानता है, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉबी, एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस तरह से ही चलती है। आखिरी बात, असली प्रॉब्लम क्या है, असली लड़ाई क्या है? असली लड़ाई सिर्फ एक चीज़ की है, वो ये हर देश कहता है कि मैं एग्जिस्ट करूं लेकिन तुम एग्जिस्ट मत करो। पड़ोस में भी यही होता है। गाड़ी पार्किंग का लेके मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होगी, तेरी नहीं खड़ी होगी। वो कहता है चलो यहाँ नहीं, मैं बगल में खड़ा, ना यहाँ भी नहीं करेगा तुम। पूरे विश्व में मतलब माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो से माइक्रो समस्या एक ही है। हर आदमी कहता है कि मैं रहूं तू ना रहे। ठीक है, बिना ये समझे हुए कि अगर वो नहीं तो तेरा वजूद क्या है। कल को रात दिन में झगड़ा हो जाए, दिन बोले कि रात तू नहीं रहेगी मैं रहूंगा, तो रात बोलेगी फिर मेरे बिना तेरा क्या वजूद है। वाह, तो सारी कहानी बच्चे ये है। ठीक है, यहाँ भी एक मिनट, यहाँ भी मुद्दा यही है। ईरान कहता है या विश्व पटल पे ये है कि पैलेस्टाइन जिसकी ज़मीन को एडजस्ट करके इजराइल को बनाया गया दूसरे महायुद्ध के बाद, अब वो इजराइल कहता है कि मैं पैलेस्टाइन को नहीं एग्जिस्ट करने दूंगा, या मुझे थोड़ी और ज़मीन चाहिए इसलिए क्योंकि मुझे इतना वो चाहिए। तो लड़ाई होगी ना ज़मीन को लेकर के। और पैलेस्टाइन बोलता है भाई सुनो, मेरी ज़मीन तो पहले पूरी थी। वेस्टर्न साहब जो इतिहास की बात बता रहे थे कि इन्होंने ख़त्म कर दिया ज्यूज़ को, सब वर्ल्ड ओवर ख़त्म हो गए, इनका देश ही ख़त्म कर दिया, इनकी ज़मीन ख़त्म कर दी।
तो बाद में जब बंटवारा हुआ है तो कम से कम दोनों को ये चाहिए, पैलेस्टाइन जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज करे, इजराइल जो है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करे, और दोनों रिकॉग्नाइज करके आसपास पड़ोसी रह करके रहें। सारी लड़ाई इस बात की है। और यहाँ पे ईरान जो है पैलेस्टाइन की साइड में है, क्योंकि वहाँ शियाज भी हैं, सुन्नीज भी हैं। आयतुल्ला के नीचे सुन्नीज नहीं आएंगे कभी भी, उसकी लीडरशिप तो सऊदी अरेबिया पकड़ने के चक्कर में घूम रहा है। तो बेटे ये सब बातें हैं, आप लोगों के लेवल पे इतना समझ लेना काफी है। आप अपनी पड़ोस की लड़ाई यहाँ से मिलाप कर लो। अगला सवाल सर, मेरा क्वेश्चन ये है, हाँ। ईरान और इजराइल में काफी समय से निरंतर युद्ध चल रहा है, तो सर ये क्या विश्व युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है? कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला ना, ज्यादा लोग आएंगे तो जरूरी बात है कि हर सेकंड दूसरा महायुद्ध भी तो ऐसे ही शुरू हुआ था ठीक है कि एक देश चलता चला गया, फिर बाकी लोग दोनों तरफ आके दो खेमों में बट गए। मेरा नाम आमिर है। मैं थोड़ा इसको आंसर देता हूँ। हाँ, एक सेकंड सर। मेरा सवाल ये है कि भारत जो है वो इजराइल के साथ खुले तौर पे सपोर्ट कर रहा है, ईरान का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, ऐसा इन्हें लगता है। नहीं, देखिए ऐसे है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये ओपन सपोर्ट आता नहीं इस तरह से, जैसे हम लोग समझते हैं ना पड़ोस में कि इधर डंडा लेके खड़े हो गए या उधर खड़े हो गए। नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी बातें आती हैं कि किसके साथ क्या किस वक्त जाना है, हमें किस तरह का मेंटेन करना है, या क्या माहौल चल रहा है। इसमें होता है देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो किस समय क्या इंटरेस्ट कैसा होगा उसके हिसाब से ये बदलता रहता है। सब कुछ कहना चाहते हैं। मैं देखिए, बहुत सारे लोग इस तरीके से पूछते रहते हैं, तभी देखता हूँ कि भाई विश्व युद्ध, एक तो मैं साफ से डिसएग्री करता हूँ। एक हॉब्सियन वर्ल्ड नहीं है, जैसे हॉब्स का वर्ल्ड था, जो लॉ ऑफ जंगल नहीं है, मैं रहूँ तो तुम रहो, जीरो सम गम हर जगह पे नहीं है। संसार काफ़ी चेंज हो गया है, संसार में भी कुछ रूल्स नॉर्म्स में चलता है। सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट की तो बात की थी, इसमें कोऑपरेशन नहीं होता। आज के डेट इकोनॉमिक, आपको नहीं लगता था इंटरडिपेंडेंस है, तो बहुत सारी चीज है। मैं इसी संदर्भ में आपको कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे वर्ल्ड वॉर 3 होने का है, ये तो वही बड़ी सिंपली एक्सैजरेशन और सिंपल स्टेटमेंट है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिसका इंटरेस्ट बाधा प्राप्त होगा वो भी लगा हुआ कि वार कैसे आगे ना बढ़े। मैंने आपको कहा जो गल्फ कंट्रीज है उसके जो बगल में देश है जहाँ पे सुन्नी मुस्लिम रहते हैं, जो ईरान के खिलाफ है, वो भी चाहते कि वार वहीं पे कन्फाइन नहीं होएगा, आगे चले जाएगा, तो वहीं से खत्म कैसे किया जाए। अरब कंट्री का भी प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऊपर प्रेशर है, यूरोपियन कंट्रीज जो भी स्टेटमेंट दे, फ्रांस और जर्मनी, उनका भी प्रेशर है, जो कांग्रेस की जो सीनेट रिप्रेजेंटेटिव, उनका भी प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऊपर। भाई जाहिर सी बात है कि युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। युद्ध होना था तो पहले भी होता था, ऑलरेडी कर ही रहा था। जल्दी से एक सवाल छोटा। तो ये ऐसा नहीं कि युद्ध। सवाल ये है कि अभी का जैसा सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो क्या इन फ्यूचर दोनों देशों में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लग सकती है? ठीक है, दे दीजिए। अच्छा सर, एक सवाल ये है कि क्या रूस और यूक्रेन जैसा, प्रोफेसर साहब, कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हमने देखा था वो खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर में भी नहीं बदल रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है। ये एक विडंबना है। जी जी, प्रोफेसर नदीम को भी इंक्लूड करते हैं। सर, तो क्या आपको लगता है कि ये अगर युद्ध लंबा खिंचता जाता है तो इजराइल के लिए शॉर्ट वॉर और लिमिटेड टारगेट अचीव करना ईजी होता है, वो मुश्किल में फंस सकता है? और या क्या ये युद्ध आपको रूस यूक्रेन की तरह से लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है? देखिए, इतना लंबा तो मुझे नहीं दिख रहा है। इस पर तो जल्द ही लोग फैसला ले लेंगे, क्योंकि आसपास के लोग भी, जो आसपास की कंट्रीज हैं, वो अफेक्टेड हो रही हैं और हो भी जाना चाहिए। और ये युद्ध अगर लंबा चलेगा तो मैं इसमें एक बात आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि इससे तकरीबन चौथाई दुनिया को नुकसान ही होगा। वो जो एनर्जी वाली बात आई थी ना पहले, उसका नुकसान है। तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एनर्जी का नुकसान उससे हो या वो सारी चीज़ें, महंगाई की दर उनके पास बढ़े। तो ये उतना लंबा नहीं चलना है, 2-3 साल। और 2-3 साल मुझे नहीं लग रहा है कि दोनों ही देश लड़ पाएंगे। अगर इतना लंबा थोड़ा भी ये चलेगा तो कोई ना कोई इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा। तो स्थिति अगर इधर उधर से भी आ जाएगा तो भी जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसका स्टाइल अलग है। देखिए, वहाँ मामलात अलग है, वो नाटो वाला सिस्टम है, उसमें पीछे सपोर्ट मिल रही है, उसमें चीज़ें बिक रही हैं। यहाँ पर इस तरह की बिक्री वाली चीज़ें नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसमें जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को खुले तौर पर, कहीं ना कहीं उनकी आर्म्स वाली जो मार्केट है ना, वो थोड़ी ठंडी है। ये इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि एक बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की वो हथियार वाली है। और इसमें चाइना ये चाहता है, एक लंबे अरसे से वो चाह रहा है, और इसी वजह से वो इंटरवीन कर रहा था, ये पाकिस्तान वाले हमारे ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले में, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया हमने पाकिस्तान को कि किसी तरह से मेरे हथियारों की विश्वसनीयता बढ़े और उसका मैं इस्तेमाल करवा कर उसे चेक वैक करवाऊँ और मार्केट उसकी बढ़े। तो चाइना इसलिए ईरान को ये सब देने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं अगर
मान लीजिए अटैक करता है ईरान और उससे नुकसान होता है यही इजराइल हर को कोई या अपने अमेरिका अपने को। हित साधने की सबका हित कोशिश है। कर रहा है। ईरान और इजराइल की लड़ाई है तो हर कोई अपने अपने हिसाब से इसमें इंटरवीन भी कर रहा है और उसमें जिसे कहते हैं ना कि घी डालने का काम भी डालने कर का रहा है काम और वेट एंड वॉच भी की जा रही है। तो लगातार हम इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।